नमस्कार साथियों, यह उपन्यास धूल पौधों पर गोविंद मिश्र जी द्वारा रचित है। यह महिलाओं के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को बखूबी से दर्शाता हुआ हमें एक सीख देता है। स्वयं को स्वाभिमान के साथ मजबूत कैसे बनाएं, इससे सीख तभी पाएंगे जब इसको पूरा सुनेंगे। तो प्लीज़ आप साथ बने रहिएगा और मुझे बताइएगा भी कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। तो शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। सर, मैं समाजशास्त्र में एमफिल कर रही हूँ, क्या मैं बैठ सकती हूँ? हाँ प्लीज़। प्रेम प्रकाश अपनी पढ़ाई की मेज पर थे। वह सामने के सोफे पर बैठ गई। साधारण लंबाई वाली छरहरी देह जाड़े के कपड़ों से ढकी थी। सामान्य छात्राओं से थोड़ा उम्र बड़ी होने के बावजूद वह छात्रा ही दिखती थी। हल्का गोरा रंग, साधारण नाक नक्श, न तीखे न भौंडे, बॉब कैट, घने काले बालों का स्कार्फ, होठों पर लाल लिपस्टिक, कुछ जाड़े कुछ हल्की क्रीम पुती होने के कारण चेहरे का रंग दबा था। प्रेम प्रकाश ने गौर किया, उसके हाथ चेहरे से ज्यादा गोरे दिखते थे। वह सामान्य रूप से आकर्षक थी, यूं कि अगर देखो तो देखते चले जाने का मन भले ही न करता हो। उधर से आंख उचटती भी नहीं थी। सर, मैं आपको अपने विभाग में एक व्याख्यान देने का निमंत्रण देने आई हूँ। आपके यहाँ से 2 छात्राएं कल आई तो थीं। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं नहीं आ सकूँगा। मुझे मालूम है, मैं फिर भी आई हूँ। क्यों? क्योंकि हम सब आपको सुनने के बहुत उत्सुक हैं। आप अपनी सुविधा का समय बता दीजिए, हम उसी दिन रख लेंगे, पर आना आपको है। प्रेम प्रकाश ने देखा, उसके धुंधले गोरे चेहरे से हल्का तेज फूट रहा था। दबदबा, आत्मविश्वास। उस लड़की को मालूम था कि उसकी स्थिति किसी भी दृष्टि से विशेष नहीं थी, न वह खुद, न उसका विषय, न उसका विभाग ही। फिर भी क्यों? क्योंकि मैं अपने हेड को कहकर आई हूँ कि मैं आपको ले आऊँगी कैसे भी। वाह, यह तो बड़ी मज़ेदार बात हुई कि मेरा फैसला भी तुमने ही ले लिया। सर, हम सभी की बहुत इच्छा है कि आप आएं। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों में आपको सुनने की प्यास है और आप लोगों को भी हम छात्रों के बीच आना चाहिए, वरना हमें रोशनी कहाँ से मिलेगी। आप लोग जो अपने कोर्स से बाहर कुछ पढ़ते नहीं हैं, न पढ़ना चाहते हैं, उनमें क्या प्यास होगी कुछ जानने के लिए या कि रोशनी के लिए आपके लेक्चरर लोग काफ़ी हैं। आपकी कक्षाओं में जो पढ़ाया जाता है, दैट्स इनफ। यह सही है कि हमें से ज़्यादातर वही हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग जो अपनी परिस्थिति के कारण बाहर का नहीं पढ़ पाते, विश्वविद्यालय आ लेते हैं, वही बहुत है। अगर आप उनकी परिस्थिति कभी जानेंगे तो उनके लिए ऐसा नहीं कहेंगे। उन छात्रों के बीच जिनके पल्ले मेरी बात भी शायद ही पड़े, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? प्रेम प्रकाश देश के प्रसिद्ध समाजशास्त्री वहीं अटके हुए थे। उनमें से अगर एक भी ऐसा निकल आया जिसे आपकी कही हुई बातों में से एक भी छू गई, आलोकित कर गई, तो उसकी ही खातिर आपको जाना चाहिए। कहाँ है वह? मुझे क्या पता। आपके बोलने के दौरान वह हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मानो उस एक की खातिर वो जो वहाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़्यादा संभावना है कि नहीं ही होगा। क्या मुझे सब कहीं ऐसी छोटी जगहों पर भी जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि जैसा आपने कहा, आपके लिखे को तो सब पढ़ते नहीं। जिन्हें ज़रूरत होगी वो ढूंढ निकालेंगे, पढ़ेंगे। आज नहीं तो कल आप लोग, नहीं तो आपको जो पढ़ाते हैं वे पढ़ेंगे। वे भी नहीं तो मुझे क्या। लेकिन जो नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ पाते, उनमें अपनी बात फैलाने के लिए अगर आपको बोलने का थोड़ा सहारा लेना पड़े तो क्या बुरा है। प्रैक्टिकल समाज सेवा या समाजशास्त्री विषयों का लेखन असल चीज़ें हैं ये।
बोलना, इधर उधर कहीं भी भाषण देते फिरना कुछ नहीं उनके सामने, अपना समय बर्बाद करना है। प्रेम प्रकाश झुंझलाए। आपके लिखे का, आपके सोचने का कुछ अंश तो आ ही जाता होगा बोलने में। फिर आप लोगों के सामने खड़े होते हैं, आपका व्यक्तित्व सामने होता है। प्रेम प्रकाश अपने में खो गए। यह सही है कि हमारा कर्म और हमारा लेखन सबसे पहले हम पर असर डालता है, तभी वैसे काम और लेखन से हमारा व्यक्तित्व उस तरह का बन जाता है। कुछ लोगों ने कहा भी है कि सर, आपके व्यक्तित्व से तरंगें उठती हैं। क्या पता सच हो। तब जो चाहिए साधारण अनपढ़ सी महिला नुमा लड़की कह रही है, उसमें दम है। ठीक है, तुम लोगों की जिद है तो आऊँगा। 5 तारीख को 3 बजे सुबह नहीं, वह समय मेरे अपने लिए होता है। धन्यवाद, हमें स्वीकार है। अपने हेड से तो पूछ लीजिए कि उन्हें यह समय सुविधाजनक है या नहीं। मैं उन्हें तैयार कर लूँगी, आप चिंता न करें। कैसे? जैसे आपको कर लिया। प्रेम प्रकाश हंसे। पीछे पीछे वह भी। वातावरण मिठास भरा हो गया, पर कुछ क्षणों को ही, क्योंकि फौरन वे उठ गए। ठीक है, कोई लेने आ जाए। सर, हमारे यहाँ कार नहीं है। नहीं, विभाग के पास रुपए की टैक्सी में ले जा सकूँ। मैं आ जाऊँगी और आपको अपनी गाड़ी में पीछे बिठा कर ले चलूँगी। उसने गेट के बाहर खड़ा अपना 2 पहिया स्कूटर दिखा दिया। वहाँ उसे ही गाड़ी कहते थे। प्रेम प्रकाश घर के भीतर जाते जाते रुक गए। एकाएक चुप उसकी तरफ देखे जा रहे थे। आखिर इसने समझ क्या रखा है उन्हें? औसत से नीचे श्रोताओं के लिए जा रहे हैं, मानदेय की भी कोई मांग नहीं, और अब ऊपर से स्कूटर में बैठकर जाओ। लोग क्या कहेंगे? स्कूटर पर बैठने का सोचते हुए भीतर डर की लहरें भी उठने लगी थीं। यह स्कूटर नाम की चीज़ उन्होंने कभी चलाई नहीं। विद्यार्थी जीवन में साइकिल थी, फिर सीधा कार ले ली। आपने कुछ कहा नहीं? दरअसल मुझे स्कूटर पर बैठने में डर लगता है। उनके मुंह से सच निकल गया। उधर झरने की तरह हंसी फूट पड़ी। वह हंसती चली गई। आपको डर लगता है स्कूटर में बैठने से? सच। हंसी के बीच ऐसा कुछ बोलते हुए वह हंसती ही जा रही थी, खुनखुनाती हंसी। आप तो एकदम बच्चे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हंसी थमने पर उसने गंभीरता से कहा, उस क्षण वह अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई थी। जिंदगी में 1-2 बार ही स्कूटर पर बैठा हूँगा। सचमुच समाज सेवी को तो सामान्य जन की तरह चीज का तजुर्बा होता है। वह सही है, प्रेम प्रकाश सोच रहे थे। एक बार समुद्र में नहाते समय वे अपने एक कवि मित्र पर इसी तरह हंसे थे। तुम क्या जानोगे सागर को, जब तक तुमने उसमें घुसकर उसकी थपेड़ों को अपने शरीर पर महसूसा नहीं। वे बार बार कवि मित्र से कह रहे थे, जो उन्हें सागर में नहाते देख रश्क कर रहा था, पर सागर में घुसने से वह बहुत डरता था। मजाक यह कि उसे सागर पर कुछ कविताएं भी लिखी थीं और उन्हें वह अपनी अच्छी कविताओं में गिनता था। आपकी यह कार खुद चलाते हैं आप? हाँ, 4 पहिए की चला सकते हैं, 2 पहिए से डर लगता है। वह फिर हंसने लगी थी। बाहर आम की एक डगाल नए किशलयों के साथ हिल रही थी। चलिए, लेने आ जाना। चलूँगा मैं अपनी गाड़ी में। थैंक यू सर, मैं 5 तारीख को 2:45 बजे आ जाऊँगी। सवेरे किसी समय फ़ोन करके आपको याद भी दिला दूँगी। ठीक है। वह अतरे चौथे प्रेम प्रकाश के घर आने लगी। उनकी माँ और पत्नी से बहुत जल्दी अंतरंग हो गई। उनसे काफ़ी देर तक बातें करती रहती। आते जाते प्रेम प्रकाश के कमरे में झांकना, उनसे नमस्ते करना नहीं भूलती। जब वह घर में होते, उस तमाम दरमियान प्रेम प्रकाश का घर एक चहक से गूंजता होता। वह घर जिसमें 3 बुजुर्ग बंदे सुस्त रेंगते थे, जिस कारण एक तरह का धुंधलापन, वाशीपन, उबास वहाँ बराबर रहते थे। वह आती तो जैसे सुबह को अपनी गठरी में लिए हुए, जिसे खोलकर वह उस घर में सुबह की गर्माहट बिखेर देती। प्रेम प्रकाश से ज़्यादा बात नहीं करती थी, डरती कि उनका समय बड़ा कीमती है। वे किसी बड़े चिंतन या लेखन में लगे होंगे। उसे क्या मालूम कि जितनी देर वह वहाँ होती, प्रेम प्रकाश का ध्यान उसी पर लगा होता। उस दिन विश्वविद्यालय में स्वागत भाषण उसी ने दिया, धन्यवाद ज्ञापन भी उसी का। जैसे छात्रों प्रोफेसरों के बीच वही थी।
अंधेरे में उजाले की लकीर सी। प्रेम प्रकाश को वापस घर भेजने भी वही आई। लौटते मैं कार चलाते हुए प्रेम प्रकाश की हथेली गियर को अपनी मुट्ठी में लिए थी। न जाने कहाँ से आकर उनकी हथेली के ऊपर वैसे ही बैठ गई जैसी उनकी गियर पर थी। थोड़ी देर वहीं बिछी रही। प्रेम प्रकाश कुछ महसूस कर पाते इससे पहले उसने वापस खींच ली थी। इसका तात्पर्य मैं सोच रहा था, हमारी हर क्रिया का कोई तात्पर्य, कोई अभिप्राय होता ही है क्या? अवचेतन सी प्रेरित अनायास क्रियाओं का भी, जहाँ तक वह उसकी एक बड़ी ही निर्दोष छोटी सी आकस्मिक क्रिया थी, निर्भिप्राय, उसे याद भी नहीं होगी, या बहुत कृतज्ञता थी जो उसने प्रकट की कि मैं उसके कहने पर व्याख्यान देने गया। उसकी तरफ से और कुछ होता तो मुझे दिखाई देता। यूनिवर्सिटी कैंपस के पेड़ों पर नए पत्ते आ रहे थे। मौसम जाड़े की झुरमुराहट से बाहर निकलने की कोशिश में था। कहीं से कुटुरूक की आवाज़ आ रही थी। मौसम के मिजाज में बदलाव की सूचना प्रेम प्रकाश की तबीयत उसके साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमने की हो आई थी। उतरती शाम उसके साथ किसी सुनसान बेंच पर बैठने की, यूनिवर्सिटी में जब वे पढ़ते थे उन दिनों को वापस लाने की चाह जब्त करके रह गए। वह क्या सोचेगी जो उन्हें बेंच पर बैठे देखेंगे? वे क्या सोचेंगे? प्रोफेसर की उम्र का बुजुर्ग एक छात्रा के साथ। एक रोज लाल साल से बाहर निकलते उसके गोरे हाथ दिख गए, चिकने कोमल जैसे तरासे हुए। ऐसा लगा जैसे संवेदनशीलता उन सुंदर हाथों से हल्की हवा की तरह उठ रही है। मेरी नज़रों का पिघलाव गौर कर उसने अपनी बाहों को फौरन शॉल से ढक लिया। वह अचकचाई थी। शायद उसे हल्का गुस्सा भी आया हो मेरे ऊपर उस तरह देखने पर, लेकिन उसका चेहरा निर्विकार था, जैसे आदतन उसने अपनी बाहों को शॉल के भीतर ले लिया था। मैंने उन बाहों को उस तरह नहीं देखा था जैसे उसकी और चीज़ों को देखता हूँ। दरअसल देखा भी नहीं था, वे दिख गई अकस्मात, और फिर मैं देखता चला गया जब तक कि उसने ढक न ली। आज जब वह लौट रही थी तो उससे भेजने सड़क पर उसके स्कूटर तक चला गया। स्कूटर की सीट पर बैठने में उसकी सलवार का पैर भी एक तरफ का हिस्सा थोड़ा उठा और सैंडल के ऊपर एड़ी झलक गई। खूब गोरी, रक्तिम, गोल, आनुपातिक एड़ी। नीचे झलकता साफ तलवा झिलमिलाता। बस एक पल सलवार ने फिर आकर पैर के उस हिस्से को ढक दिया। कंचनजंगा की चोटियाँ इसी तरह बाहर आकर झलकती हैं और फौरन ही बादलों में छिप जाती हैं। हर स्त्री का कोई खास अंग या उसकी कोई खास भंगिमा उसके व्यक्तित्व की विशेष बनावट को व्यंजित करते हैं। इस लड़की की सुंदर देहयष्टि या आंखों में मेरा ध्यान नहीं खींचा। बाहें और एड़ी ही क्यों? क्या चाहती हैं ये? वह विवाहिता है। उसने प्रेम प्रकाश को सपत्नीक अपने घर बुलाया। प्रेम प्रकाश तैयार हो गए। कोई ठुनक ठुन्नी नहीं इस बार। उसका घर। सास जैसे चोट खाई वाघिनी, चेहरा हर वक्त खिंचा खिंचा, खोखियाती आँखों से वह नए व्यक्ति को भी तरेर कर देखती, जैसे सारे संसार ने उसके साथ अत्याचार किया था। वह बदला नहीं ले पाई थी, पर बराबर फिराक में थी। उसका चेहरा कभी नहीं पिघलता। एक क्षण को भी उसमें प्रेम की कोई छाया नहीं उभरती। उसकी तबीयत का हालचाल पूछते प्रेम प्रकाश नेक नियत में पूछ बैठे कि उसे क्या बीमारी है, तो उधर से तीखा सा जवाब आया, आपका स्वागत, आपका सवाल ही गलत है। यह पूछिए कि कौन बीमारी है जो नहीं है। वैसे वह ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मरीज है, जो संसार का हर तीसरा व्यक्ति है। वह हर समय नाराज रहती है। शरीर दुबला पतला है, रोगी जैसा कतई नहीं। शायद शरीर को बीमार उसके मन ने किया है। संतुष्ट व्यक्ति का चेहरा कैसे रसमय स्थिति में ठहरा हुआ होता है। शरीर बेडौल हो तो उसे भी एक संतुलन में धारण किए हुए। इस स्त्री का शरीर आनुपातिक है, लेकिन मन उखड़ा उखड़ा, इसलिए उसका शरीर भी तृष्णा पैदा करता है। उसके लिए अपना हल्का शरीर भी बोझ है, जिसे उठाए उठाए वह खिचुरती रहती है। जैसे सारी दुनिया की तरह उसका शरीर भी उसका दुश्मन है। उस पर कब से अत्याचार कर रहा है। हर समय वह शरीर को अपने से परे रखना चाहती है।
वह घर में ऐसे काम करती है जिनमें बहुत सधाव की जरूरत न हो, जैसे गेहूं चावल बीनना, गेहूं धोना सुखाना, या बाई ना आई तो बर्तन कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा लगाना। खाना नहीं बनाती। सवेरे का खाना वह माने उसकी बहू और शाम का खाना ससुर के जिम्मे है। वह स्त्री कभी नहीं करती, क्योंकि तब कपड़े के जल जाने का 100% अंदेशा रहता है। इसी तरह वे काम जिनमें भूल जाने से बहुत गड़बड़ी हो सकती है, या जो एक स्तर की पूर्णता इसलिए करने वालों में दक्षता की मांग करते हैं, वह नहीं करती, इसलिए उसमें और भी आत्मविश्वास की कमी और उस कारण कड़वाहट आ गई है। फिलहाल उसका दिन मामूली कामों में लगे रहने, काम करते हुए अपनी दुर्दशा पर रोते रहने, बीच बीच में निशाने पर आ गया उस पर ऐसे अग्निबाण चलाने में कि वह दिनों दिन झुलसता रह जाए, इनमें कटता है। उसकी दिनचर्या समय से नहीं बंधी है। कहो तो 3-3 बजे तक नहाए ही नहीं, कौन काम कितने बजे तक खिंचता चला जाए, इसी तरह खाने का तय नहीं है। सवेरे का खाना वैसे भी सब अलग अलग अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार खाते हैं। शाम को एक साथ अगर सास तैयार हुई तो मेज पर बैठती है, कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता। उल्टे सब डरते हैं, पता नहीं खाने के दरमियान ही कब किसको क्या कह बैठे। फिर भी कोई उससे खुलकर नहीं कह सकता कि माँ जी आप बाद में अलग से खा लेना, तो औपचारिकता निभाने के लिए उसे खाने के समय एक बार आवाज़ दे दी जाती है। वह नहीं आई तो सब राहत की सांस लेते हैं। सामान्यतः कोई उसे छेड़ता नहीं, वह अपनी बुदबुदाहट पर तिरती रहती है। बीच कहीं ऐसा समय आया जब उसकी आत्मदया सीमा पार कर गई, तब वह लड़ने पर आ जाती, अक्सर पति से, कभी कभी बहू और अपने लड़के से भी, पर लड़के से दबे दबे। इसलिए नहीं कि उसे बहुत चाहती है, इसलिए कि डरती है कि उसे खो ना बैठे। ऐसी महिला का पति उसका ससुर जो है वही हो सकता है, समय से पहले बूढ़ा। पत्नी अगर समय की विराटता में बहने वाली, तो यह घंटा मिनटों में अपने को बांध कर रखने वाला। 4 बजे उठना, 5 बजे कुत्ते को फड़ाकत के लिए ले जाना और आकर नहाना, नहाने के 1 घंटे बाद तक जब तक देवी देवताओं को जल चढ़ाना, पूजा अर्चना नहीं कर लेना, बोलना नहीं। मनुष्य जात की परछाई भी न पड़े तो अच्छा। अगर वह संभव नहीं तो कम से कम उसकी जीभ और अपनी जीभ से कलुष से तो बचना ही है। वैसे भी वह कम बोलता है। जब पत्नी कर्कशा हो, कर्कशता उसके चेहरे पर काली स्याही के स्टाम्प की तरह चस्पा रहती हो, जो जरा सी कुरेदना पर लू के थपेड़ों की मार करती हो, वहां चुप रहने, मुंह छिपाए इधर उधर होते रहने के अलावा चारा ही और क्या था। पत्नी अपने दुर्भाग्य के लिए पूरी तरह जिम्मेदार अपने पति को ही मानती, नकारा, जिसकी वजह से वह नौकरानी बनकर रह गई। जब वह कमाता था तब भी एक नाचीज विभाग का क्लर्क, जिसे काम करने की भी अक्ल न हो, बेईमानी की क्या कमा सकता। तनख्वाह भर घर में आती रही, वह रो रो कर महीने का खर्च चलाती रही, और अब जब कि वह सास है तब क्या खो गई। झाड़ू पोछा करने वाली बाई। जब जब वह पति की तरफ देखती है, अपनी आंखों से कहती नजर आती है, देख तूने मुझे यह बना दिया। इसलिए वह उसकी नज़रों से बचता है। दिन भर इधर से उधर होता रहता है। गनीमत के घर 2 तल्ला है। वह ऊपर के कमरे में सोती है और यह नीचे के कमरे में। उसके हिस्से का काम भी वह कर देता है, जैसे रात को भात और तरकारी बना देना। लेकिन जीवन उसका कुत्ते के इर्द गिर्द ही है। उसे कुत्ते ने वह दिया जो पत्नी ने कभी नहीं दिया, बिना किसी शिकायत के प्यार, और दोनों समय उसे बाहर ले जाता। कितने काम हैं जो उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए पाल लिए हैं। पूजा पाठ, टीवी में प्रवचन सुनना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, रसोई के काम, बाजार हाट, और भी जो काम मिले बटोरता चला जाता है। सबके दरमियान नज़र कुत्ते पर रहती है। आते जाते बराबर उसकी टोह लेता रहता है, ताकि 1 मिनट को भी खाली न रहे। पत्नी की खौख्याती आंखें अपनी पीठ पर हमेशा महसूस करता है, उनसे भागता रहता है। एक एक पल व्यस्त रहे, मन हमेशा तृप्त शांत रहे, ऐसी कोशिश करता है। इसलिए बुढ़ापे की कई बीमारियों से अब भी दूर है। शरीर कुल मिलाकर निरोग है। जितना जरूरत है उतना ही बोलता है।
और किसी के पास बैठने के लिए लालायित नहीं रहता, क्योंकि तब पत्नी की आंखें सीधा भेदती हैं उसे। इस निरोग आदमी और उस रोगी स्त्री से उत्पन्न उसका पुत्र उसका पति है। बाप ने एक डिप्लोमा करा दिया था, जिसके बल पर वह एक प्राइवेट फर्म में लग गया। बैठे ज्योतिषी की एक डिग्री ले ली। दफ्तर से लौटते ही वह पैंट कमीज ऐसे उतार फेंकता है जैसे वे भारी बोझ हों। चटक लाल रंग की लुंगी कुर्ता डाल, माथे पर पीला चंदन पोत, हाथों और गले में बड़े बड़े माला पहन मकान के उस हिस्से में चला जाएगा जिसमें उसने देवी का मंदिर बना लिया है। देवी की बड़ी प्रतिमा के नीचे सीढ़ियोंदार सिंहासन में सभी देवी देवताओं के विग्रह हैं। दाईं तरफ एक किनारे उसके गुरु की मड़ी हुई फोटो, तो बाईं तरफ वैसे ही कोनों पर अपनी भी वैसे ही मड़ी हुई फोटो, देवताओं और गुरु की बराबरी पर। जीते जी देवता बन गया। मंदिर के बगल में एक सीट वाला बड़ा सोफा यह गद्दी है जिस पर वह बैठता है। युवा गुरु। कोई उससे मिलने किसी समय आए, वह घर के पीछे वाले रास्ते से मंदिर पहुंच जाएगा और गद्दी पर जा विराजेगा, वहीं मिलेगा। उसने जब अपने सास ससुर से प्रेम प्रकाश और उसकी पत्नी को मिलवाया तो वह पास बैठी रही, बातचीत में शरीक रही, लेकिन पति से मिलने के लिए उन दोनों को मंदिर वाले हिस्से में ठेल कर वापस घर वाले हिस्से में चली आई। मंदिर में आँखों को चुभने वाला लाल ही लाल रंग था। देवी की पोशाक और जीव, नीचे फर्श बिछे फर्श का रंग, एक सीट वाले सोफे का रंग, उसके बगल में रखी थाली भी लाल जिसमें चने और इलायची दाने थे। उसका पति महंत बना सोफे की गद्दी पर बैठा था। बैठने के लिए दूसरा कुछ वहां नहीं था सिवा फर्श के, जिस पर प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी बैठ गए। युवा गुरु बैठने के लिए नहीं कहा था। महात्मा लोग कहाँ कुछ कहते हैं। व्यवस्था ऐसी थी कि आगंतुक या तो खड़े रहें या युवा गुरु के पैरों के नीचे बैठ जाएं। इस तरह युवा गुरु सबको अपने नीचे जमीन पर ही बिठाता था। भले ही कोई उम्र, शिक्षा या कमाई में कितना बड़ा हो, उस समय वह सामने वाले को कम अपने एक पांव में पड़े मोटे सफेद कड़े को देखता था। ऐसा लगता था कि जिस धर्म घटक में उसने दीक्षा ली थी वह कड़ा उसका प्रतीक था, और स्वयं को संतत्व की प्रतीत देने दूसरों को दिलाने के लिए वह उस पैर को रुक रुक कर हिलाता रहता और कड़े को बराबर निरखता रहता। घर हालांकि पिता का बनवाया था, पर घर के बाहर जो लाल रंग की तख्ती लगी थी उस पर युवा गुरु का नाम था। नाम के पहले स्वामी और बाद में आनंद। मंदिर में सवेरे शाम निश्चित घंटों में पूजा आरती होती। रात को इस गद्दी पर बैठ हुए लोगों की समस्याएं सुनता, उन्हें सुलझाने के उपाय सुझाता, कुंडली देख भविष्य बताता, जिसे जानने की उत्सुकता सब में होती। रात के अलावा जहाँ भी कोई आ गया वह इन कामों के लिए इसी गद्दी पर आ विराजता। वह आधुनिक स्वामी था, क्योंकि उसकी मोटी उंगलियों में अगर विभिन्न नगों भरी मोटी मोटी अंगूठियां थीं तो हाथ में माला की जगह मोबाइल था। वह छोटे बाल रखता था ताकि माथा चौड़ा और उस पर लगाया पीला चंदन वह दिखे। मुंह बड़े रसगुल्ले सा जो एक जगह से फट गया हो। मोटे होठ, मोटी उंगलियां। प्रेम प्रकाश को लगा जितनी ही वह लड़की नुकीली और तेज थी, उतना ही उसका पति भदभद और ठस था। तकनीकी, शिक्षा और धर्म का ऐसा मिश्रण जो कुछ बन नहीं पाया था, और दोनों चीजों के सत्व भी गंवा बैठा था। युवा गुरु उम्मीद करता था कि उससे श्रद्धा पूर्वक विनत होकर कुछ पूछा जाए, तो जहाँ भारतीय महिलाएं हों वहाँ इसकी क्या कमी। फर्श पर बैठने के पहले प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी ने मंदिर में दर्शन किए, 51 रुपये चढ़ाए। प्रेम प्रकाश की पत्नी अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित थी, तो दक्षिण के एक महानगर में नौकरी कर रहा था। उन्होंने उसकी कुंडली गुरुजी के आगे बढ़ा दी। युवा गुरु ने उल्टा पलटा कुछ देर उंगलियों पर गिनते रहे, विचारते रहे, फिर बोले, वैसे विस्तार से कुंडली फल लिखकर बना देंगे, पर मोटी मोटी बातें कुछ पूछना हो तो बताएं। कुंडली अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है,
इसके माँ बाप अच्छे हैं, उनसे इसे सदा कुछ न कुछ मिलता रहेगा। क्या बात है, प्रेम प्रकाश भीतर भीतर हंसे। अगर कुंडली युवक की है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा ही। माँ बाप को यह जान ही चुका था, वे संपन्न हैं तो बच्चे को उनसे मिलेगा ही कुछ। विस्तृत फल लिखकर बना देगा या बनवा देगा किसी से। उनकी पत्नी मुग्ध भाव से सुने जा रही थी। इन्हीं औरतों के बल पर ये स्वामी लोग पलते हैं। प्रेम प्रकाश को शरारत सूझी और युवा गुरु से पूछ बैठे, इस बच्चे के विवाह कितने लिखे हैं? एक ही दृष्टि गोचर होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा है। कुंडली में कुछ ढूंढते हुए युवा गुरु ने कहा। प्रेम प्रकाश ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर इशारा किया कि देख लो, जिसके सामने तुम श्रद्धानत हो उसका भविष्य ज्ञान यह है। असलियत यह थी कि उनके लड़के की पहली शादी में जबरदस्त कलह हुआ था और वह टूट गई थी। कुछ दिनों पहले दूसरा विवाह हुआ था, जिसे लेकर भी वे दोनों चिंतित थे, क्योंकि उनके बेटे का स्वभाव उग्र था। प्रेम प्रकाश की पत्नी फिर भी हतोत्साहित नहीं हुई थी। उसने अपनी कुंडली बढ़ा दी थी और अपने बारे में पूछने लगी थी। धन्यवाद। आगे का नेक्स्ट एपिसोड में।